नमस्कार। हाल ही में देश का इन्फ्लेशन डेटा जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इस बार जुलाई का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है वो 6.7% रहा है। जून में यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था 7.1% था। इसके साथ ही परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI ये इस बार का 56.4 रहा है, जो कि पिछले महीने था 53.9। हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है और जो PMI है वो बढ़ा है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI हमें ये बताता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स का स्टेटस अभी क्या चल रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है, सप्लाई कैसा है, डिमांड कैसा है। ओवरऑल हम कंपनीज की स्टेटस को जान पाते हैं कि कोई कितनी हेल्दी है, कोई सेक्टर हेल्दी है या नहीं है। अभी PMI बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं, वो वापस से अपनी पुरानी कैपेसिटी की ओर आगे बढ़ रही हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इंडिया की स्थिति बेहतर होगी इन्फ्लेशन के मामले में। पर यह कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी कि इंडिया पूरी तरह से इन्फ्लेशन और रिसेशन के खतरे से बाहर है, पर हमारे देश की स्थिति बाकी कंट्रीज से बेहतर है। Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतनी महंगाई है क्यों? ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कोविड के टाइम पे सारे देशों की गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली और उसका क्या इम्पैक्ट आज पड़ रहा है। इसके लिए हम एक डेटा पे नज़र डालते हैं। कोविड के टाइम पे सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने राहत पैकेज अनाउंस किए थे अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए। उसका डेटा कुछ इस तरह से है। US ने 26% अपनी GDP का राहत पैकेज के तौर पे अनाउंस किया था। जर्मनी ने 34%, ऑस्ट्रेलिया ने 90%, चाइना ने 4.7% और वहीं पे इंडिया ने 3.4% अपनी GDP का राहत पैकेज के तौर पे दिया था, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $300 बिलियन के आसपास थी। U.S. President Donald Trump signed a massive $2.2 trillion financial stimulus package on Friday to help lift the economy gripped by the COVID-19 pandemic. And also less than 48 hours after it received unanimous approval from the Senate. The bill marks the largest ever rescue package in U.S. history. Trump said the relief package would deliver urgently needed support to the country's families, workers, and businesses. ये राहत पैकेज अनाउंस किए गए थे इकोनॉमी को संभालने के लिए और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए। काफी सारा एक्स्ट्रा मनी मार्केट में फ्लो किया गया था ताकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आम आदमी के पास तक पैसा पहुंच सके। पर इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप मार्केट में फ्लो करा रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके वो एक्स्ट्रा पैसा, वो एक्स्ट्रा जो फंड, जो अमाउंट है, वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या आपकी इकोनॉमी उस एक्स्ट्रा अमाउंट को झेल सकती है। आप ये चीज़ जानते हैं कि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। यही पैसों पे भी अप्लाई होता है। जब सभी के पास पैसा होगा, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होने लगेगी। यही चीज़ हमने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के केस में भी देखा। वहाँ पे आज पैसे की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. But the inflation has been so out of control in Venezuela in recent years that today, this is the equivalent of what I had to pay 15 years ago for a one-bedroom flat. और अब इकोनॉमी के नेक्स्ट साइकिल में वही बढ़ा हुआ अमाउंट, वही बढ़ा हुआ पैसा इन्फ्लेशन का कारण बन रहा है, जिससे सभी देश आज परेशान हैं। और इस स्थिति में भी भारत की स्थिति बेहतर है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 3.4% उसकी GDP का राहत पैकेज के तौर पे दिया था। ये अमाउंट बहुत छोटा था, इसका इम्पैक्ट भी छोटा लगा, इसको संभाल पाना भी इजी था। इसलिए आज हमारी इकोनॉमी जल्दी से रिकवर कर रही है और इन्फ्लेशन भी तेज़ी से कम हो रहा है। आप ट्रेंड में देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार इन्फ्लेशन नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत की स्थिति और बेहतर होगी। वही कोरोना के सेकंड लहर के टाइम पे भी नेशन वाइड लॉकडाउन को अवॉइड किया गया। इसके बजाय राज्य सरकारों की अथॉरिटी दे दी गई कि वो स्थिति को देखते हुए जगह जगह छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए और राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने
स्थिति को समझते हुए छोटे छोटे कई सारे लॉकडाउन लगाए, जिसके कारण इकोनॉमी पे, इंडस्ट्रीज पे इसका बहुत कम असर पड़ा। ऑयल के प्राइस बढ़ने का भी उतना असर इंडिया पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया से ऑयल लिया। We have been very open and very honest about our interest. You know, I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. इन्हीं सब स्टेप्स के कारण आज इंडियन इकोनॉमी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, बेहतर तरीके से रिकवरी भी कर रही है। पर ये बात भी सच है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इक्वालिटी, एक साथ में इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश के लिए, जिसको कि एड्रेस करना ज़रूरी है। और ये बात भी सच है कि जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आएगा, तभी फॉरेन की कंपनीज जो है आपके यहाँ पे आके अपनी कंपनी स्टेबलाइज करेंगी, अपने प्लांट्स लगाएंगी। जब बाहर की कंपनी आके देश में प्लांट लगाएगी, इंडस्ट्री लगाएगी, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस स्थिति से भी देखा जाए तो भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग इन्फ्लेशन और रेशे के खतरे से बाहर आ जाएंगे और जो बची हुई जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इनकम इक्वालिटी की, ये सब प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।